देखिए, मालदा हिंसा मामले में पुलिस, पीएफआई और जमात की भूमिका की भी जांच कर सकती है। एनडीटीवी से खास बातचीत में नॉर्थ बंगाल के एडीजी के जय रमन ने बताया कि इस मामले में दूसरी एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। सुनवा देते हैं, सुनिए। Is there any possibility of any PFI or Jamaat links also, because this is proximity to the international border? We'll definitely verify. We'll take the help of other intelligence agencies also. We'll do that. Was Maulana and the others were trying to flee because they were arrested from the Bagdogra airport? Not that. There were people who were helping the local Maulana and all. We were initially trying to persuade people also. But whoever is involved in the case, they will be arrested. आइए जरा, एजेंसियां तो तफ्तीश कर रही हैं और कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं। जरा बता देते हैं, ये जो मास्टरमाइंड है, हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा मुफक्किरुल इस्लाम भागने की फिराक में था, लेकिन देखिए सीआईडी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये इस्लाम है कौन। ये मुफक्किरुल इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। वैसे ये वो 2021 में एआईएमआईएम का प्रत्याशी रह चुका है। ईटार सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ा था। मुफक्किरुल पर विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, उसकी आड़ में उकसाने का। और ये पूरी कड़ियां अब जुड़ रही हैं। और देखिए, जैसे कहते हैं ना, सफेद पोश व्हाइट कॉलर, वैसे एडवोकेट है, लेकिन किस तरह से अब कड़ियां जुड़ रही हैं। नेक्सस एजेंसी आपका काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला तब शुरू हुआ जब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारी मालदा के कालियाचक पहुंचे थे। इस पर मालदा के कालियाचक में उनका विरोध हुआ। इस दौरान भारी बवाल देखने को मिला। इन हालात में लोगों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक ही बना लिया था। करीब 9 घंटे ये अधिकारी बंधक बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और इसे सिस्टम का फेल्योर भी बताया। न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि सरकार को भी, पश्चिम बंगाल वाली। और अब मालदा हिंसा में गिरफ्तारियों पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जैसा अक्सर देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। और वहीं गिरफ्तार एआईएमआईएम नेता मुफक्किरुल इस्लाम ने भी अपने तेवर दिखाए हैं। तो क्या है उनके तेवर, देखते हैं रिपोर्ट में। कलियाचक हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मुफक्किरुल को गिरफ्तार करके सीआईडी जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो इस्लाम ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में पर ममता बनर्जी ने कहा कि उसे मुंबई से किराए पर बंगाल लाया गया था। তাকে হাতে নাতে কে ধরেছি জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসেছিল। মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসেছে। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो मालदा हिंसा की हम खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और आप सभी को इसी वक्त हम पश्चिम बंगाल के मालदा ही लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लईवाल जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, ये बहुत बड़ी बात है अगर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत, जहां तक ये सूत्र बता रहे हैं और जो भी अभी तक एविडेंस बता पा रहे हैं, वो प्लानिंग, इसमें सब कुछ साजिश नजर आती है। अब क्या एनआईए की टीम और क्या क्या अभी तक तफ्तीश में जानकारी आई, किस तरह से, किस कड़ी और किस दिशा की तरफ ये जांच आगे बढ़ रही है, मनोज्ञा? देखिए, मैं जहां खड़ी हूं ये वही जगह है जहां पर अभी एनआईए पहुंची है और यही जगह है जहां पर वो पूरा कांड हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल की शाम को 4 बजे के बाद जब 7 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को यहां पर रखा गया तो वो यहीं रह गए रात को 12 बजे तक, जब तक उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया और ये नहीं कहा कि इन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। अब आपको यहाँ की पूरी तस्वीर दिखा देती हूँ। तस्वीर ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उन्नयन आधिकारिक यानी कि बीडीओ का दफ्तर है। बीडीओ के दफ्तर के बाहर यहाँ पर जब ये सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे, यही वो जगह है जहाँ पे एडजुडिकेशन चल रहा था। और एडजुडिकेशन का मतलब ये है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अंदर जो इलाका है यहीं पर इस समय एनआईए की टीम है, बाहर रोका गया है क्योंकि ये अब एविडेंस के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। दूसरा, सीसीटीवी खंगालने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि सीसीटीवी के आधार पर पता लगेगा कि आखिरकार हुआ क्या। पर इन सबके बीच में 2 बातें बड़ी जरूरी हो जाती हैं और वो पहला ये कि एनआईए की टीम के आने से ये बात तो साफ है कि अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें करीब 35 संख्या है। पर उसके साथ साथ मुफक्किरुल की जो गिरफ्तारी है वो 2 बातें कहती है। एक,
एआईएमआईएम के अगर वो सदस्य हैं, जिसको अभी एआईएम ने डिनाई कर दिया है, मीम ने साफ कहा है कि वो शायद इससे कहीं भी उनका संज्ञान नहीं है या फिर उनका संपर्क नहीं है, पर अगर 2021 में वो वहाँ इटाहार के विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं तो सवाल तो उठता ही। अब एनआईए की टीम यहाँ से निकलना शुरू हो रही है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ इस समय एनडीटीवी पर। ये सारी टीम्स दिल्ली से आई हुई हैं, पीछे डायरी लगी हुई है। डायरी वो दस्तावेज है जो बता रहा है कि अब ये सारे अधिकारी यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का काम है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत, क्योंकि मात्र 5 मिनट की दूरी पर यहाँ से थाना है, और जब मात्र 5 मिनट की दूरी पर अगर थाना है तो फिर पुलिस को आने में इतनी देर क्यों हो गई, और अगर पुलिस आई है तो फिर उसको रेस्क्यू करने में इतनी देर क्यों हो गई। देखिए, पुलिस ने ये साफ कहा है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमसे रेस्क्यू करने में देर हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस का ये कहना कि उनसे रेस्क्यू करने में देर हुई है, पर उसके साथ साथ ये भी कह देना कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी गलतियां हुई हों, लेकिन अगर करीब 10 घंटे तक अगर न्यायिक अधिकारियों को अपने कब्जे में यहाँ पर जनता रख सकती है, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, 100 से ज़्यादा लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो सवाल तो उठते हैं कि ये सवाल सिर्फ इस बात के नहीं है कि जो लोग आए हैं, पर ये लोग अगर यहाँ पर एकत्रित हुए थे, इस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तो पुलिस को तो पता है कि जो बैरिकेडिंग हुई है, या सबको पता है जो बैरिकेडिंग की गई है। अब अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस है कि वो बात नहीं करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन सूरज दा आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या है परिस्थितियां इस समय, जानने की कोशिश करते हैं। कोई अधिकारी बात नहीं करेगा, कोई अधिकारी मुंह नहीं खोलेगा। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सर आप यहाँ पर हैं, ये बताएं कि कुछ कलेक्शन आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं क्या? कोई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियों में गिना जाता है। यहाँ पर उनके अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, टीम्स हैं अलग अलग जो काम कर रही हैं, एक और कालियाचक में, दूसरी ओर मोताबाड़ी में। मोताबाड़ी इलाके की आपको अगर मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊँ तो मात्र 20 किलोमीटर दूर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ये 2 जिले मालदा और मुर्शिदाबाद में 70% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, और जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे इसलिए कि लाखों नाम कट गए थे। सवाल ये उठता है कि नाम तो कट गए हैं, लेकिन अब जो हालात हैं वो उससे ज्यादा सवाल के घेरे में हैं। ठीक है मनोज, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, नजर डालिए, देखिए। असम चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरपेटा में जनसभा की। कहा, कांग्रेस राज में असम में दंगे और घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया लिस्ट। 27 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। 17 में से 15 मौजूदा विधायकों पर जताया भरोसा। 13 नए उम्मीदवार उतारे गए। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आज महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा बोले, खामोश कराया गया हूं, हारा नहीं हूं। आवाज बंद कराने वालों से कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। भगवंत मान बोले, लगता है राघव चड्ढा ने बीजेपी से समझौता कर लिया है।